Good evening once again, all of you. गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा था आपके क्लास की टाइमिंग मंडे से सोमवार से चेंज हो जाएगी। वो स्कूल टाइम में हो जाएगा मंडे से आपका शेड्यूल। शायद फिजिक्स का शेड्यूल मैंने 10 से 10:30 रखा है, आप टाइम टेबल पे चेक कर लेना। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बीच बीच में टाइम टेबल देख लिया करें, जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो। और दूसरी, मैंने स्कूल के ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने एक फाइल शेयर करी हुई है। सभी बच्चे उस फाइल को खोल के अपना डाटा सारा चेक कर लेंगे, जैसे कि आपका नाम सही है या नहीं, आपका आधार नंबर, आपकी जन्म तिथि और आपके पिता का नाम। ये इतनी चीजें तो बिल्कुल प्रॉपर वे में चेक कर लेना। और साथ ही साथ आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं उस सब्जेक्ट में उनको है कि नहीं। हमें तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो जैसे कहा दो बच्चों ने अपनी कंप्लेंट दिखाई है जिसमें कमियां हैं, तो उन कमियों को मैं भी थोड़ी देर बाद सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्योंकि ये जो कमियां है ना बेटे, ये आपका पुराना डाटा है पीछे का। अभी क्योंकि आप सभी पुराने बच्चे हैं, मोस्टली इसी स्कूल के हैं, तो आपका जो एसआरएन नंबर पिछला था वही है सारा। इसमें डाटा आप लोगों का देखिए गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। पुराना डाटा ही आपका गलत है जो स्कूल में भरा हुआ है। तो 10वीं के सनद के आधार पर मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। तो दिन की जो कमियां हैं वो अपना जांच लें। बाद में मत आइएगा कि सर ये रह गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, क्योंकि अभी समय है। इसके बाद डाटा लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद भी कोई चेंज मेड नहीं होते MIS पोर्टल पर। ठीक है ना बेटा। और सभी बच्चे अपना डाटा बहुत गहराई से चेक कर लेंगे, लापरवाही कोई बच्चा नहीं करेगा। दूसरा, मैंने अटेंडेंस निकाली थी। अटेंडेंस में मैंने ये देखा बहुत सारे बच्चे बहुत कम क्लास ले रहे हैं। कोई 2% ले रहा है, कोई 5% ले रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपना परसेंटेज चेक कर लिया करें कि आप कितने समय क्लास में एक्टिव होते हैं। और इतने कम समय में एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान रखा करें चीजों का। ठीक है ना। कोई बच्चा आ रहा है, कोई जा रहा है, अपना डाटा बचा के रखा करें। फिलहाल अब तो स्कूल टाइम में होगा। और आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कोई दिक्कत यदि आपको होती है बेटा ना, तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि आपके डेटा को प्रॉपर अपडेट किया जा सके। और विद प्रूफ, ऐसे नहीं हवा में बोल दिया हाँ नहीं सर ये सही करना है, ऐसे नहीं। प्रॉपर प्रूफ देना उसका। 10वीं की सनद, फोटो कॉपी, आधार में प्रॉब्लम है तो आधार की कॉपी खींच कर मुझे भेजिएगा, फिर मैं उसे अपडेट कर दूंगा। आज ही। और जिन बच्चों की दिक्कतें हैं बताइएगा, आज ही अपडेट हो जाएंगी। 3 बच्चों ने अपनी क्वेरी रेज करी हुई है, उस क्वेरीज पर मैं आज ही फोकस करूंगा। आज अभी थोड़ी देर बाद मैं उसे अपडेट कर दूंगा। और जिन बच्चों की अगर कोई दिक्कत है वो फटाफट बताएंगे। आइए आज का सिलेबस शुरू करते हैं बेटे। पॉइंट नंबर 4, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड SI यूनिट ऑफ सम क्वांटिटीज। डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे और कुछ SI यूनिट की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, dimensional formulas are classified into 4 types. The first one, that one is fall into category of dimensional constants. यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको हम 4 प्रकार की कैटेगरी में तोड़ते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है, देखो नाम से स्पष्ट है, डायमेंशनल कांस्टेंट। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन हो परंतु वो कांस्टेंट हो। that is fall into category of dimensional constant. That is those physical quantities which values are constants and they possess dimension. यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वास्तव में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, परंतु उनका डायमेंशन होता है। सबसे बेस्ट सबसे लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिक्स है, वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1।
In similar pattern, your Planck constants, your Boltzmann constants and universal constant of gravitation जो recently आपने किया हुआ है सबने, ये सारी वैल्यूज जो हैं एक कांस्टेंट होती हैं, परंतु इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस होते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकेंड पॉइंट आता है बेटे, नाम से ही बिल्कुल प्रॉपर स्पष्ट है, dimensional variable, such type of physical quantities they possess which have dimension as well as they are variable in nature, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वेरिएबल होती हैं, मतलब वेरी कर सकें। जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए वेलोसिटी आप वेरी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल कांस्टेंट है, ज्यादातर वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। वेलोसिटी है, एरिया, योर एरिया कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर यूज। फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मोमेंटम, कितना मोमेंटम है, हर का मोमेंटम अलग अलग होता है, जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, मास इनटू वेलोसिटी। और आप सभी बच्चे, एक बार पुनः आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आप सभी बच्चे कम से कम 20 डायमेंशन सुबह दोपहर शाम तीनों बार पढ़ेंगे, लगातार 15 दिन तक, ईमानदारी के साथ, सुबह दोपहर शाम कम से कम 20 डायमेंशन फॉर्मूले और उनके साइज यूनिट और उनके रिलेशंस, तीन चीजें, रिलेशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड साइज यूनिट, 15 डेज एवरी 3 टाइम्स पर डे, दिन में 3 बार लगातार 15 दिन तो पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीजें कंठाग्र हो जाए, याद हो जाए बिल्कुल तुरंत। जैसे यही आ गया डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स आ गया, मैंने पूछा बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बताइए कोई भी। अब मास आप इंटू ढूंढ रहे होंगे, एक्सेलरेशन, क्या बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फिजिकल रिलेशन उषा। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, नॉट फिजिकल रिलेशन। अभी अभी मैंने आपको कहा 3 चीजें याद करनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल रिलेशन, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एंड करस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट्स। फिर बताता हूँ, जैसे मैंने पूरा बता दिया, आप लोग ना भाई गुस्सा मत दिलाओ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाती है और अच्छी बात नहीं है। मैं इतना मेहनत करूँ और आप उसे मेमोराइज भी ना करें, दैट्स नॉट फेयर। जैसे कि फोर्स है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इस रिलेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज mlt minus 2, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो हर फिजिकल रिलेशन से इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ये चीजें सभी बच्चों को याद करनी है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और आपको एवरीडे 3 टाइम्स, सुबह उठिए तो, इसी बीच में दोपहर में जब मौका लगे, शाम को सोते समय, सोने से पहले आप इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी। 3-4 बच्चों ने बहुत अच्छी कॉपी शेयर करी, प्रॉपर वे में राइट करके डेरिवेशन मेथड से, उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और बहुत सारे बच्चे तो शांत है, वो उनको कोई जरूरत ही नहीं है कि हम करें या ना करें, सर कर लेंगे खुद ही। ध्यान रखिएगा, स्कूल ओपन होते ही आपकी प्रॉपर कॉपी चेक होगी। अगर कॉपी अधूरी मिली तो आपको निश्चित रूप से आपको दंड मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पनिश कर दिए जाएंगे आप सभी। इसलिए हमें विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और हर चीज को प्रॉपर वे में मेंटेन करते रहेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, दूसरे का शेयर किया हुआ इमेज अपने नाम से भी शेयर कर दे रहे हैं, कुछ महान आत्माएं ऐसी भी हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें सारी चीजों का। उषा अपना माइक म्यूट करें।
उषा, म्यूट योर माइक। तीसरा आता है बेटा डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, ये जरा इसकी चर्चा करते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, दोज क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नाम से पहचानो, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन ना हो लेकिन वो कांस्टेंट है। ऐसे केवल हमारे प्योर नंबर होते हैं, कुछ खास चीजें होती है। दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन, वो सारी चीजें जिनकी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं और उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आर यू प्योर नंबर, सारे नंबर्स प्योर नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे। पाई, पाई भी ऐसा ही है। ई, ई की वैल्यू होती है, ये सारे क्या है, डायमेंशन लेस हैं और कांस्टेंट्स हैं। लास्ट है इसका डायमेंशन लेस वेरिएबल, दोज क्वांटिटीज whose values are variable and they do not possess dimension, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू तो वेरिएबल होती है लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं होता। उदाहरण के रूप में एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ, रेडियस लेंथ, डायमेंशन लेस हो गया। स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि चाहे आप लेंथ के टर्म में बात करें, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया, या ग्रेविटी की हम बात करें, ऐसे दो और भी हैं, मैंने बताया था आपको 5-6 है टोटल। ये सारे डायमेंशन लेस वेरिएबल है जो आपके सिलेबस के खिलाफ दिए जाते हैं। हम सभी लोगों ने कितनी मेहनत करी, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, आखिर इससे लाभ क्या है। उषा बेटा आप अपना माइक जो है ना म्यूट करें, आपकी बार बार यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखा रहा है फोन। उषा, यस, नाउ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। It's Rama. डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, आइए जरा हम उस लिमिटेशंस के बारे में बात करें। आखिर लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लिमिटेशंस क्या हैं। वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन बेटा ये लिमिटेशंस है। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इन लिमिटेशंस के बारे में। आपको डायमेंशनल फिजिकल रिलेशन दे दिए जाते हैं और उनको देखकर ही आपको रिजल्ट निकालना होता है। तो यदि आप को इनके बारे में ज्ञान है, 4 चीज़ों के बारे में ज्ञान, तो आप इजी गोइंग उसको इवेल्युएट कर पाते हैं। अदरवाइज हालत ढीली हो जाती है, तो हालत ढीली ना हो इसलिए इन चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। तो आइए जरा देखते हैं ये है क्या। पहला, फर्स्ट वन, द डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव रिलेशन other than product of power function. For example, s equal to ut plus half at square, second equation of motion, or y equal to y naught cos omega t, this is your SHM, simple harmonic motion, and so on, cannot be derived directly. पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि डायमेंशन में अच्छाइयाँ तो बहुत हैं लेकिन एक कमी ये है कि हम उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को डिराइव नहीं कर सकते जिस डेरिवेशन में पावर फंक्शन होते हैं। पावर फंक्शन होते हैं या साइन कोसाइन फंक्शन होता है, उसे हम डिराइव डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पावर फंक्शन आ गया, इसे डिराइव नहीं करा जा सकता। वैसे ही y इक्वल टू वाई नॉट का ओमेगा टी में देखो आपका साइन कोसाइन टेंजेंट ये आपके फंक्शन आ गए, इसे भी डिराइव नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा रिलेशन आपके सामने आता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप डायमेंशनल टेक्निक से डिराइव नहीं कर सकते, वहीं पर काम खत्म हो जाएगा, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा, कितना अच्छी बात है, ये हमें पहले से पता है। दूसरी इसकी ड्रॉबैक, लिमिटेशंस।
The dimensional analysis cannot be applied to derive those relations that involve more than 3 unknowns. यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम उस पर्टिकुलर फिजिकल रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें 3 अननोन से क्या हो, ज्यादा हो। 3 अननोन से ज्यादा हो, उसे आप डिराइव नहीं कर सकते। एंड वी कैन use them to check the correctness of relation even if variable is more than 3. आप उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, लेकिन आप उसे डिराइव नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए हम इसमें बात करें, देखते हैं इसमें कितने आपके वेरिएबल हैं। देखिए s एक वेरिएबल है, डिस्टेंस होता है, u एक वेरिएबल है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, t एक वेरिएबल है, टाइम होता है, 3 हो गए। अगला a फिर एक वेरिएबल है, दैट इज एक्सेलरेशन, तो 4 हो गए ना। तो आप वेरिएबल को काउंट करके भी कह सकते हैं सर इसमें तो मोर देन 3 वेरिएबल, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक। हम डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक को यूज करके हम इसे डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड, इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटीज, माना कि कोई ऐसा है जिस पर 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, आउट ऑफ विच टू हैव सेम डायमेंशन। माना, आप ध्यान देना, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें माना 3 वेरिएबल ही हैं आपके, लेकिन उन तीनों में से 2 के डायमेंशन क्या है, सेम है। वही मैंने लिखा है कि आउट ऑफ टू हैव सेम डायमेंशन then dimensional analysis cannot be applied to derive such formula but can be used to check the correctness of relation। यानी कि पहली चीज तो ये बताई मैंने कि अगर 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल से ज्यादा हैं, तो आप उसे डिराइव नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा कि अगर 3 वेरिएबल से कम है तो एक कंडीशन ये है, अगर कोसाइन फंक्शन है तब भी आप उसे डिराइव नहीं कर सकते, या 3 वेरिएबल ही हैं लेकिन उन तीनों वेरिएबल में से 2 वेरिएबल के डायमेंशन सेम हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ डायमेंशन हमेशा याद होना चाहिए, नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि डायमेंशन सेम है या डायमेंशन सेम नहीं है, तो आप उसे भी डिराइव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चौथी बात, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड रेशियो, जैसे साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं। न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 1 to 3 हो गया, 5 6 7 हो गया, जो भी है। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अदर रेशियोज विच आर डायमेंशनलेस कैन नॉट बी डिराइव्ड। और ऐसी चीजों को भी है जैसे √2, √5 आ गया, √7 आ गया, 22/7 आ गया, ये सब जो हमारे रेशियोज हैं इनको भी डायमेंशनल टेक्निक से डिराइव नहीं किया जा सकता। नाउ एक छोटा सा नोट्स मैंने दिया है, फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसीलिए मैंने देखो इसे बोल्ड करके और दूसरे फॉन्ट स्टाइल में लिखा है कि हम सभी पर फोकस करें। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन मे नॉट बी सेम। ये जरूरी नहीं है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हैं वो सेम ही हो। फॉर एग्जांपल ml² t-2 अगर हम ले लें, ml² t-2 एनर्जी का है डायमेंशन, तो डायमेंशनल इज ए डायमेंशनल रिलेशन फॉर टॉर्क एज वेल एज वर्क और एनर्जी। अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क एकदम अलग कंसेप्ट होता है, वर्क की बात करते हैं तो वर्क एकदम अलग कंसेप्ट है। एनर्जीज आपकी कई प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, जो भी एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि इन सब के डायमेंशन एक जैसे ही हैं। जैसे टॉर्क है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सब के डायमेंशन सेम हो गए। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि डायमेंशन सेम होने से ये फिजिकल क्वांटिटी से एक जैसी हैं। इन सब की चीजें अलग अलग हैं, केवल डायमेंशनली सेम है। जैसे कि आपका हो गया थ्रस्ट, आपका हो गया फोर्स, इनका डायमेंशन सेम है। आपका हो गया किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इनके भी डायमेंशन एक जैसे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके भी डायमेंशन एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायमेंशन एक है। इसका अर्थ आप ये बिल्कुल नहीं लगाइएगा कि
ये फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम है। फिजिकल क्वांटिटीज अलग थिंग्स हैं, डायमेंशनल फार्मूला बेटे अलग चीज है। आइए अगला पॉइंट, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए बेटे, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन का इस्तेमाल हम 3 प्रकार से करते हैं। देयर आर 3 थिंग्स टू यूज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल सकते हैं। जैसे MKS को CGS में आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, या CGS को FPS में आप बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट इजीली ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। दूसरा हो गया, दूसरा है यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। आप फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे S इक्वल टू यू हाफ टू डी स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, V इक्वल टू U प्लस 80, या F इक्वल टू MV स्क्वायर बाई आर। ये जो रिलेशंस हैं इसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है बाय यूजिंग डायमेंशन। ये हमारी सेकंड थिंग थी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का, यू कैन डिराइव और फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। आप डायमेंशन का इस्तेमाल करके सूत्र भी निकाल सकते हैं, एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था कि जिसमें ये तीनों चीजें हमारे सामने हैं। तो आइए एक हम लोग बेस बना लेते हैं और उस बेस के आधार पर इसकी पढ़ाई बाकी हम लोग तीनों की कल करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो आइए इसको हम आपके सामने अब सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के साथ हम लोग इसे डिराइव करेंगे बेटे। जैसे हम बात करते हैं सिंपली फोर्स की, अगर हमने फोर्स ले लिया, वी आर टेकिंग फोर्स, तो फोर्स का बेटा फॉर्मूला, फोर्स आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फोर्स इज 5 न्यूटन, या आप कहेंगे भैया फोर्स हम जो लिखते हैं ना, फोर्स वो तो 5 तो है ही है, और न्यूटन की वैल्यू आपको MLT में लिखनी होती है। तो याद करिए मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन होता था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसमें कितनी चीजें आ गई? किलोग्राम मास आ गया, मीटर लेंथ आ गया, सेकंड स्क्वायर टाइम आ गया। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है तो हमने MLT का यूज करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर हम SI सिस्टम में बेटे बात करते हैं तो न्यूटन आपका SI सिस्टम में होता है। लेकिन अगर हम कहें नहीं भाई फोर्स 5 न्यूटन तो है, लेकिन आई वांट टू कन्वर्ट इन CGS सिस्टम, हमें इसे किस में बदलना है? CGS सिस्टम में बदलना है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है। क्या होती है? CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन। तो डाइन क्या हो गया? डाइन is a unit in CGS system of force, while Newton is a unit of force in SI system। ये SI सिस्टम में है बेटे, और दूसरा वाला आपका CGS सिस्टम में है। तो इस प्रकार से आइए अब हम सोचते हैं आखिर क्या बनेगा। तो एक रिलेशन दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज द फिजिकल क्वांटिटी इज Q, that is represented by N1 U1। N1 stand for numerical value, U1 stand for its units in one system of units। दूसरा आप लिख सकते हैं दूसरे सिस्टम में N2 U2। थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि माना कि हमको N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? N2 इक्वल टू बन जाएगा, माना है हमने U1 अपान U2, U1 अपान U2 इंटू N1, ये बनेगा।
अब U1 क्या है बेटा, मेन चीज है U1 समझना। तो आइए U1 लिखते हैं, U1 और U2 क्या बनेंगे, N2 इक्वल टू N1, ऊपर था U1, तो U1 क्या बनेगा, U1 बनेगा M1 L1 T1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बनेगा, M2 L2 T2। और जितनी भी आपकी ये डायमेंशन है इनकी सब की बेटा पावर होती है, तो पावर हमें लिखना जरूरी है, तो पावर हमको लिखना पड़ेगा। हमने ये माना M1 की पावर A है, L1 की पावर B है, T1 की पावर C है, करस्पॉन्डिंगली A B C, इसको हमने माना। तो फाइनल जो बेटा रिलेशन आपका तैयार हुआ कन्वर्जन का, दैट इज N2 इक्वल टू N1, M1 बाई M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B and T1 upon T2 power C. This is your very important formula by which you can derive, you can convert one system of unit into another. इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप बदल सकते हैं। अब इसमें जरा देखिए N1 क्या है, N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने कहा था 5 न्यूटन, तो उसमें 5 क्या है आपका N1 है। न्यूटन में M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है। मास SI सिस्टम में किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है। अगर हम CGS सिस्टम में बात करते हैं तो N2 का मान हमें निकालना ही है, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, तो मास में क्या हो गया ग्राम, लेंथ में क्या हो गया सेंटीमीटर, टाइम में क्या हो गया सेकंड। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कल हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और कल हम लोग तीनों रिलेशन को देख लेंगे, और सारा ये कल खत्म हो जाएगा बेटे। आज की क्लास आपकी यहीं पर ऑफ करी जाती है, कोई दिक्कत है तो आप बतलाइएगा बेटे, है ना। बाकी की बात कल करेंगे, और हमें भी 10th की क्लास लेनी है। ओके, बाय बाय एवरीवन।